मैंने जॉब स्टार्ट करी, पापा वॉज क्वाइट अनहैप्पी। उनको लगा नहीं ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई। अब मेरी बेटी बाहर वो अर्न करने के लिए जा रही है। लोगों को ये दिखता था ये पैसे कमाने बाहर निकली है, ये लड़कों के कॉन्टेक्ट में रहने वाली है। अब वो चीज़ें निकल रही हैं कि मेरा एबॉर्शन हुआ है। पापा से बोल रहे हैं अब तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, अभी तो इसकी शादी नहीं होगी, ये तो अपना दहेज खा गई, अब मेरी जान निकली जा रही है, बस अभी मरी तभी मरी करके वो वाला सीन था। एक रात याद है जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तहस-नहस करके रख देने की साजिश रची। हम छे यहाँ का अपन मिथिला का बेटी यशोर्या नीति। प्रणाम। मेरी कहानी में आपको हर एक वो मसाला मिलेगा जो कि आपको बॉलीवुड की किसी भी नारी प्रधान फिल्म में मिलता है। अभी तो वेब सीरीज़ का दौर है, वो सारे स्टफ्स जो आप वेब सीरीज़ में देखते हैं वो सारी घटनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे नहीं समेट के लेके आ सकती। फिर भी जो स्टॉक के मंच ने मुझे एक मंच दिया है, एक सम्मान दिया है यहाँ पे बुला के अपनी कहानी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, आपके सामने खुद को पोर्ट्रे करने का, तो आज आपके सामने अपनी कहानी को रखूँगी। आप कनेक्ट कीजिए मुझसे कि आपके घर में भी कहीं ना कहीं आसपास या आपके घर में भी ऐसी लड़की ज़रूर होगी, क्योंकि मैं भी एक गर्ल नेक्स्ट डोर ही रही हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है साइंस और आर्ट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की। जब पापा चाहते थे कि मैं साइंस लूँ, मैं साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ूँ, मैं खुद को प्रूव करूँ एज अ डॉक्टर। इनफैक्ट माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, लेकिन शायद मेरे अंदर वो स्पार्क नहीं था। अभी है कि पढ़ाई जारी रखनी है आगे या कि शादी करके इनको साइड करके देना है। हमारे टाइम में कैसा होता था, या तो लड़की ने कोई कॉम्पिटिशन क्रैक कर लिया तो बेस्ट है, अदरवाइज उसकी शादी करके उसका जीवन सेट कर दो। हमारे टाइम में यही मानते थे कि अभी शादी हो गई लड़की की, अच्छा दामाद मिल गया, अच्छा दहेज दे दिया, लड़की की लाइफ सेट हो गई, माँ बाप भी गंगा नहा लिए। तो मेरे लाइफ में कैसा था या पेरेंट्स के लाइफ में कि वो शादी वाला सीन कहीं पे उस टाइम फिट नहीं बैठ रहा था, मुझे कुछ तो करना था। अब ये था हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न था कि पढ़ाई आगे रखनी है। अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि पापा चाहते थे मैं जूलॉजी ऑनर्स लेके आगे पढ़ाई करूँ और मैं चाहती थी कि मैं आर्ट्स लूँ। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में ये था कि मेरे पास फिनेंस की कमी थी। पैसे मैं पापा से नहीं लेती कि पापा ही से अपोज करने के लिए मैं पापा से ही फिनेंस की हेल्प लूँ कि आप पैसे दो, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो एक मेरी कोलीग हुआ करती थी, मैंने उनकी मम्मी से पैसे लिए 2500, जो कि अभी आप हंसोगे 2500 भी कोई रकम होती है। तो मैंने वो पैसे लिए, मैंने अपने आर्ट्स में एडमिशन करवाया, आगे बढ़ी। ये अलग बात है कि पापा ने वो लोन वापस दे दिया था ये जानने के बाद कि मेरी बेटी को किसी और से पैसे लेने पड़े। एनीवे अब पढ़ाई आगे बढ़ी। अब पढ़ाई आगे बढ़ने के साथ में बहुत सारे तरीके के खर्च होते हैं, अपने मेंटेनेंस है, पढ़ाई है, फॉर्म्स हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसलेनियस होती हैं। अब उसके लिए मैं पैसे पापा से नहीं ले सकती थी। अब मुझे एक अदद जॉब की ज़रूरत महसूस हुई कि अब मुझे अपनी लाइफस्टाइल को एक तरीके से आगे लेके जाने के लिए एक जॉब अगर हो जाए तो बेटर ऑप्शन है, बाकी पापा मम्मी बैकअप में हैं। तो अब मुझे जॉब की ज़रूरत हुई। किसी ने मुझे बताया कि एक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सेंटर करके है, वॉकिंग तो नहीं था, थोड़ा दूर चलना पड़ता था। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गई, एकेडमिक काउंसलर के तौर पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने जॉब स्टार्ट करी, पापा वॉज क्वाइट अनहैप्पी। उनको लगा नहीं ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई, अब मेरी बेटी बाहर वो अर्न करने के लिए जा रही है, समाज में लोग क्या बोलेंगे कि अरे इनकी लड़की को कमाने की ज़रूरत पड़ गई। और मेरे टाइम में मुझे याद है कि मैं इक्का या दुक्का लड़कियों में से एक थी जो घर की दहलीज को पार करके पैसे कमाने बाहर निकली थी। रीज़न कुछ भी हो, लोगों को ये दिखता था ये पैसे कमाने बाहर निकली है, ये लड़कों के कांटेक्ट में रहने वाली है, अच्छा ये लड़कों से भी बात करेगी। मतलब आप जहाँ लड़कों से बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई कांटेक्ट या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये शुरुआत थी, ये महज एक शुरुआत थी। तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, मैं पैदल आ रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, पापा बात नहीं कर रहे। 2 महीने मैंने वहाँ पे जॉब किया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मेरा जॉब का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा लगा मुझे। नॉर्थ बिहार के बेस्ट एकेडमिक काउंसलर का अवार्ड मिलने वाला था। तभी मुझे मेरे लोकेलिटी में, मेरे घर के पास एक कंप्यूटर सेंटर से मुझे ऑफर भेजा जाता है कि आप वहाँ काम कर रहे हो, आप यहाँ पे आओ। मैंने बहुत कुछ सोचा, इवन आप अंदाज़ा लगाओ कि मुझे ये आइडिया नहीं है पहली जॉब में कि सैलरी को किस डिजिट मैं एक्सपेक्ट करूँ। मुझसे पूछा गया, मुझे ये भी नहीं पता, उन्होंने जो दिया वो मैंने रख लिया। चलो एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा मुझे, बाहर एक आगे बढ़ने का एक रास्ता तो मिल रहा है, ये सोच के मैंने वो जॉब ले ली। परफॉर्मेंस अच्छी थी, इधर से भी ऑफर आ गया, इधर ही मम्मी के साथ मैंने सोच विचार किया। मम्मी ने बोला कि चलो पास में है, पापा भी काफ़ी खुश होंगे, और इस रेपुटेड जो कंप्यूटर सेंटर है उसकी एक शाख थी, एक पहचान थी। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये थी कि जो उनकी ओनर थी, उस आउटलेट की ओनर थी, वो एक लेडी थी। तो ये सबसे बड़ी सांत्वना भरी बात थी एक पेरेंट्स के लिए। देन उस टाइम में मैंने ये जॉब ले ली। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ाई अपनी जगह ठीक चल रही है, जॉब अपनी जगह ठीक चल रही है, सब कुछ नॉर्मल था।
पापा भी काफ़ी खुश थे। अभी कैसा है कि ठीक चलने में कहीं इंटरवल आता है, तो मेरी लाइफ का वो बहुत पेनफुल इंटरवल है और एक न्यू फेज़ मेरी ज़िंदगी की अब शुरू होने वाली है। एक रात याद है कुछ 2000 मई की रात होगी, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तहस-नहस करके रख देने की साजिश रची। ऐसा हो नहीं पाया इनफैक्ट। एक रात मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना एक्सट्रीम कि अब फैमिली में लगा कि इसको सबसाइड करना नामुमकिन है। तो मेरे घर के बहुत पास में एक नर्सिंग होम था, वहाँ पे पापा, चाचा मुझे लेके वहाँ पे गए, नर्सिंग होम लेके गए। अब नर्सिंग होम का गेट बंद है, आधी रात में वो नहीं खोलेंगे, यही कोई 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच की बात है। वो नर्सिंग होम का गेट नहीं खोल रहे हैं। अब डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, अब मेरी जान निकली जा रही है, बस अभी मरी तभी मरी करके वो वाला सीन था। फिर डॉक्टर्स भी आए, फिर डॉक्टर ने अटेंड किया, फिर पता चला कि ये अपेंडिक्स का पेन है, आपको इसको सबसाइड कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जल्दी इसका सर्जरी करवा लेना, माइनर ऑपरेशन होता है सर अपेंडिक्स का। तो एक डिटरमिन्ड टाइम पे एक एमिनेंट सर्जन के हाथों मेरा ऑपरेशन भी हो गया, मई की बात है ये। अभी ऑपरेशन हो गया, मेरे साथ में और भी बच्चों का हुआ था, 2-3 और भी लोकेलिटी में, सब ठीक हो गए, मैं ही लटक गई। अब मेरा वो पस फॉर्मेशन स्टार्ट है, वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट है, 3 महीने इस तरीके से रहा, ड्रेसिंग मेरी चालू रही, काफ़ी पेनफुल ड्रेसिंग होती थी। पापा एक रेगुलर इंटरवल पे 1 दिन 2 दिन पे वो हॉस्पिटल लेके जाते थे, मेरी बहुत पेनफुल वहाँ पर ड्रेसिंग का सेशन चलता था। 2 जने पैर पकड़ते हैं, 2 जने हाथ पकड़ रहे हैं, वो फ्लैश निकल रहा है, लंबा सा घाव का कट है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सोचो आप एक खुले घाव को छूते हैं तो कितना पेनफुल होता है, और आपका ये पूरा का पूरा पेट कटा पड़ा हुआ है। तकरीबन 1 महीने तो पापा लेके गए, लेकिन ये भी तरीका ठीक नहीं था कि एक माइनर ऑपरेशन के इतना लंबा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। जिनको पता है उनको तो पता है कि चलो इनका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, इंटेस्टाइनल अंदर के आपका पास फॉर्मेशन है, वाटर डिस्चार्ज है, इतनी बड़ी पट्टी लेके वो ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, कितने दिन बैठो घर में वो लेके। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने बोला कि इनका फिर से एक ऑपरेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर में क्या प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपका दूसरा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि ये पोस्ट फॉर्मेशन का रीज़न क्या है आपके इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज के पीछे। तो हम लोगों ने वो भी करवाया। वो करवाने के बाद भी चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये और भी ज़्यादा डरावने फेज़ में कन्वर्ट कर गई। ये हमें नहीं पता था, ये हमें बाद में पता चला कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। अब डॉक्टर फेल हो चुके हैं, वो जो एमिनेंट सर्जन थे वो फेल हो चुके हैं। पापा को समाज में बहुत लोगों ने बोला कि अभी आप इनसे रिफंड ले लो, केस कर दो, लेकिन वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था, लड़की ठीक नहीं होनी थी। तो हम मुझे बाहर ले जाया गया, जहाँ पे मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, पूरा पेट खोल के। तो अभी वो बड़ा ऑपरेशन हुआ, पापा मम्मी मेरे साथ में हैं वहाँ बनारस में। 3 छोटे-छोटे भाई-बहन मेरे अकेले यहाँ पे थे दरभंगा में घर पे। अब वो ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल हुआ, पापा मम्मी वापस आए यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ें जो हो रही हैं, मैं वहाँ पे ठीक हो रही हूँ, और यहाँ पे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, मालूम नहीं वो बातें कहाँ से निकल रही थी। अब वो चीज़ें निकल रही है कि मेरा एबॉर्शन हुआ है। मतलब इतना ईज़ी है किसी लड़की के लिए एबॉर्शन होना? ये बहुत ईज़ी चीज़ें हैं। आज भी नहीं है ये चीज़ें इतनी ईज़ी कि कोई पेरेंट अपने बेटी को ले जाके एबॉर्शन करवा रहे हैं। अरे ऑपरेशन और एबॉर्शन में एक डिफरेंस भी तो आप समझो, कितना ईज़ी है एबॉर्शन करवा लेना। पापा से बोल रहे हैं अब तो लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई, अभी तो इसकी शादी नहीं होगी, ये तो अपना दहेज खा गई, अब इसका तो बच्चा खराब हो गया है, अब तो इसका वोम निकल गया है, इसका तो यूट्रस नहीं है। मतलब बहुत सारी गंदी-गंदी चीज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। लोग वन साइडेड लिप स्टिच करके मुझसे पूछ रहे अब क्या करोगी? मतलब वो टॉन्ट वाली स्माइल है कि अभी क्या करोगे? अभी तुम्हारी ज़िंदगी तो खत्म हो गई, मतलब मेरी ज़िंदगी का द एंड हो गया, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, अभी तो ग्रेजुएशन भी मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई यहीं पे। पापा बोल नहीं पाते थे, पापा अपने अंदर घुटते थे ये सारी चीज़ें सुन के, और कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ना उनके दिमाग पे भी असर डाल रही थी कि मैं दहेज खा गई, मेरी शादी नहीं हो सकती है। आगे डार्क बड़ा सा सर्कल, वो ब्लैक ज़ोन होता है ना, बस मेरी ज़िंदगी उसके अंदर में एंटर कर रही है। अभी कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। अब मुझे अपनी मुकद्दर से लड़ाई खुद करनी है, अपना मुकद्दर खुद बनाना है। ज़िंदगी की इस आंधी को हटाने के लिए, इससे जूझने के लिए मुझे ज़िंदगी के दंगल में उतरना है, उसी अनफिटनेस के साथ, उसी फिज़िकल अनफिटनेस के साथ। मैंने प्रॉपर रेस्ट नहीं ली, मैं दिल्ली मूव कर गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फाइनेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। पापा मम्मी से बोल नहीं सकती थी, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए गए थे कि मैं उनसे मुँह नहीं खोल सकती थी। मैंने होल्ड पे रखा था, अपनी सैलरी को होल्ड पे रखा था।
मैंने होल्ड पे रखे हुए सैलरी के पैसे उठाए, मैं मूव कर गई। जब वहाँ पे मूव किया तब मुझे लगा कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना फ़िल्मों में दिखाते हैं। अभी तक तो ज़िंदगी ऐसे चल रही थी तानों के बीच, अब ज़िंदगी मेरी यूँ हो गई है। अब इस पे मुझे चलना है, उसके लिए एक अदर जॉब की ज़रूरत है। मुझे जो जॉब मिली जहाँ मुझे लगा एज़ अ गर्ल कि मैं सिक्योर हूँ, सुरक्षित हूँ, और भी लड़कियाँ वहाँ पे हैं, तो मैंने वो वाली जॉब ले ली। लेने के बाद मैं एक अच्छी जॉब के हंट में लगी रही। हॉलीडेज़ पे, संडेज़ पे मैं प्लेसमेंट एजेंसीज़ मूव करती थी, ढूँढती थी अपने लिए कि कुछ ऐसे जॉब हाथ लगे जिससे कि मेरा सर्वाइवल थोड़ा बेटर हो सके, लाइफ़स्टाइल थोड़ी बेटर हो सके, जिससे मैं ये बोल सकूँ कि मेरी ज़िंदगी की ग्राफ में मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक दिन प्लेसमेंट एजेंसी विज़िट किया, तो प्लेसमेंट एजेंसी के जो ओनर थे, उनकी वाइफ मॉडलिंग किया करते थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यशोर्या, व्हाई डोंट यू ट्राई योर हैंड्स इन मॉडलिंग? आप इसी बिल्डिंग में ऐसे मॉडलिंग का ऐसे चल रहा है, आप एक बार ट्राई करो। मालूम नहीं उनको कुछ दिखा होगा। मैं गई वहाँ पे, अच्छा लगा, अच्छे जजेस थे। 2-3 राउंड्स के इंटरव्यूज़ होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी सिलेक्शन हो गया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं निकाल पाऊँगी। उसके बाद उन्होंने ऐसे बोला कि यशोर्या, डू यू नो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, बट आप देखो यू हैव टू से येस। मुझे थोड़ा-सा डर लगा। डर इस बात का लगा ना कि जब मैं इंटरव्यूज़ में जाती थी ना, ढकी हुई होती थी ऊपर से नीचे तक। मेरे अंदर एक दरभंगा वाली मानसिकता कहीं न कहीं घुसी हुई थी कि मॉडलिंग में अच्छी लड़कियाँ नहीं जाती हैं। चलो मैंने ट्राई किया, मैंने अपनी एबिलिटी देख ली, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, वो तो मैंने देख लिया। लेकिन अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड था। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा नहीं, मॉडलिंग इज़ नॉट समथिंग फॉर मी। मेरे जैसी लड़की के लिए मॉडलिंग नहीं है। मैंने उनको मना कर दिया। अब ये वो वक़्त था जब मेरी ज़िंदगी पूरी तौर पे बदलने वाली थी। जब मेरा दिल्ली जाना हुआ, तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है आपका रहने का। खाना तो बहुत ईज़ी है, पूरा पूरा दिल्ली भरा पड़ा है बिहार और यूपी के बच्चों से। लेकिन रहना, एक सही जगह पे एक लड़की के लिए रहना थोड़ा मुश्किल है। उसको आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस माहौल में रह रही हैं, कैसे लैंडलॉर्ड्स के साथ में रह रही हैं। तो हमने डिसाइड किया, मेरे साइड के 2 और बच्चे थे वहाँ पे, लड़के थे माइंड। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पार्ट पेमेंट करके एक फ्लैट ले लेंगे। हमने वही किया, सेम जगह के बच्चे थे, हमने वो फ्लैट ले लिया। अब फ्लैट तो ले लिया, अब हमारी ज़िंदगी थोड़ी-सी स्मूथ हो गई, हम सब सेफ हो गए, एक स्टेट के, एक शहर के बच्चे हैं, हम सब सेफ हो गए। अब चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से करवट ले रही थी, वो बड़ा ड्रास्टिक है, हॉरिबल है। यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो लिव इन में है, अभी उसके बच्चा हो जाएगा, मतलब पहले बच्चा नहीं हो रहा था, अब बच्चा होने वाला है। मुझे पता भी नहीं चला कि जो चीज़ें वहाँ मैं आराम से झेल रही हूँ, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स पे मेंटल टॉर्चर हो रहा है कि आपकी लड़की लिव इन में है। मतलब लिव इन में होना इतना आसान हो जाता है, अपना कोई कोड नहीं होता, अपना कोई मॉरल नहीं होता। अब यहाँ पे अब चीज़ों से फिर से एक लड़ाई करनी है, एक जंग लड़नी है। बार-बार गिरें, बार-बार उठें। और फिर से हमें गिराने की कोशिश जारी है। हमें फिर से एक बार पूरी हिम्मत के साथ लड़ना है, या तो इस पार या तो उस पार। लड़ते, झगड़ते, खुद को प्रूव करते, गिरते, उठते, एलिगेशंस के बीच में अब मेरी शादी हो गई। अभी शादी हो गई तो अब एक खूबसूरत दौर स्टार्ट होना था, जैसे हर लड़की सोचती है अपनी ज़िंदगी में कि एक खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हो गई। उसके बाद भी चीज़ें लगी रही जो एक नॉर्मल फैमिली में, मिडिल क्लास में होती हैं। 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती हाथ की, लेकिन फिर भी हमें उन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। फिर हमने, अब कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी में आपको एक प्रायोरिटीज़ भी सेट करनी पड़ती हैं। कभी पेरेंट्स हैं, कभी पेरेंट्स इन लॉ हैं, कभी कैरियर है, कभी फर्स्ट बेबी है, कभी सेकंड बेबी। अब इन सब चीज़ों से मैं छूट गई, बहुत पीछे छूट गई। अभी आना था कि अब हमें बिज़नेस करना है। बिज़नेस चाहा तो मुझे एक ऐसा बिज़नेस चाहिए था जिसमें मैं सुबह 10 बजे लॉक करके घर से बाहर चली गई, फिर रात के 8 बजे चली। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, सेम सेटअप में, फैमिली भी हो, हस्बैंड भी हो, सब इकट्ठे रहें, साथ में रहें, छोड़ना किसी को ना पड़े। बहुत दुःख तकलीफ वाला दौर चला गया, लेकिन अभी मुझे वो सब चीज़ें वापस से नहीं चाहिए थी। हमने डिसाइड किया कि हम सैलून खोलते हैं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी था। थोड़ा फैशन, थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा शो ऑफ। तो हमने बिज़नेस प्लान किया। अब बिज़नेस प्लान किया, ब्रांडेड सैलून के फ्रेंचाइज़ पार्टनर के तौर पे मेरी पहचान है, और अब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे भी लोग मुझे जानने लगे हैं। तो हमने वो बिज़नेस डाला, सैलून डाला। टोटल 5 लोग थे हम उस टाइम में। 6 साल हुए हैं हमारे बिज़नेस को। इन 6 सालों में और मेरे दूसरे बिज़नेसेस को मिलाकर एप्रॉक्स और मोर देन 50 लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड मिला के। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं 50 से ज़्यादा लोगों को लीड कर रही हूँ।
उनका घर या रोज़गार के माध्यम हम बने हैं। हम देने वाले कोई नहीं होते, ऊपर बैठा है देने के लिए, लेकिन उनका माध्यम हम हैं। आज की लड़कियों को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि दृढ़ निश्चय मन में रखिए, आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जिनको हम अपोजिट जेंडर से कंपेयर करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसे आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का है। गिरना है, उठना है, चलना है, निरंतर प्रयास करना है और आगे मूव करते रहना है। मूव ऑन, ऑल द वेरी बेस्ट। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँके सुनय लए मिलत, तो बस बनल रहू।